जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट एशिया की सियासत में एक ऐसा अग्रीमेंट हुआ है जो सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरेबिया तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर ईरान से लेकर इसराइल, चाइना से लेकर इंडिया और पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर पड़ सकता है। दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन अग्रीमेंट पर साइन किया है। ऑफिशियल तौर पर इसका मकसद सऊदी अरेबिया के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को सपोर्ट करना है, लेकिन इस डील पर न्यूक्लियर सेफगार्ड्स जो हैं और नॉन जो प्रोलिफरेशन कमिटमेंट्स हैं और जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी का नहीं है, सवाल ट्रस्ट का है। और एक ऐसा रीजन जहां ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पहले से ही ग्लोबल टेंशन का जो एक सेंटर है वो बना हुआ है, जहां इसराइल ओपनली सिक्योरिटी कंसर्न रेज कर रहा है, जहां एनर्जी पॉलिटिक्स हर रोज नए इक्वेशंस लिख रही है, जहां सऊदी अरेबिया को सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन मिलना कितना स्ट्रेटेजिक है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की डील है या वेस्ट एशिया की नई जियोपॉलिटिक्स की का जो आर्किटेक्चर है उसकी शुरुआत। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और आज की चर्चा। और आज हम सिर्फ न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे पावर पॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और आज के दौर की नए स्ट्रेटेजिक ऑर्डर। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। Namaskar, Amber. Thank you so much and for inviting me. And it's a very, very important issue. I'm glad and very proud of you that you have थैंक यू सर। selected a very important topic. How it is going to progress, it is anybody's guess. But we'll go ahead. Now you come to your specific questions. I'll try to answer them. We'll keep it as यस सर। short as possible today. यस सर, थैंक यू सर। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि क्या अमेरिका का सऊदी अरेबिया के साथ ये जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ये एनर्जी कॉर्पोरेशन ही है या फिर ईरान का एक स्ट्रेटेजिक मैसेज देना है इसके थ्रू? और क्या इस डील से वेस्ट एशिया का जो पावर बैलेंस है वो किस हद तक बदलने वाला है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एंड फिलहाल मैं सिर्फ बॉल पार्क पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको टच करने जा रहा हूँ। अभी देखिए, ईरान के ऊपर आप अगर गिनती करेंगे ना बोलने के बावजूद भी अमेरिका ने 3 बार, अगर आप डिमार्केटेड लड़ाई देखते हैं, 3 बार लड़ाई कर चुके हैं। और तीसरी लड़ाई जो है अभी लागू है। एक तो था 12 दिन का पिछले साल, इसी साल जो है 40 दिन का हुआ। उसके बाद वो एमओयू टॉक्स होने लगे, फिर रिस्टार्ट हुआ है कुछ दिन पहले, आज 11वें या 12वें दिन है। लड़ाई अभी जो टारगेट है, ब्रिजेस, पावर स्टेशन, डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह वगैरह, सस्पेक्टेड न्यूक्लियर साइट्स, इनके ऊपर एनर्जी स्टेशन, ऐसा इस जगह के ऊपर हिट होते जा रहा है। ना ये क्यों कर रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान छोड़ेगा नहीं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चला जाता है तो ईरान भी चला जाएगा। दूसरी बात, चाहे आप कितने भी गोलाबारी करें, कितने भी एरियल बोम्बार्डमेंट करें, जब तक आपके ट्रूप्स बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे, चाहे कितने आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, आज मैं था TV9 भारतवर्ष में, वो दिखा रहे थे कितने गहराई में, रॉकी ग्रेनाइट माउंटेन्स के गहराई में उन्होंने टनल्स बना रखे हैं। 100 मीटर की चौड़ाई की रोड है उसके अंदर, और वहां पे उनका रिसर्च चल रहा है, वहां पे आपके बॉम्ब्स हैं। मेरे विचार के मुताबिक, जितना क्यों डोनाल्ड ट्रंप इतना जल्दीबाजी कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, ये कोई जल्दीबाज नहीं है। ये जो बाइडेन के टाइम में भी बातचीत चल रही थी, इसको उन्होंने पुश कर दिया था सस्पेंडेड एनिमेशन में। सऊदी अरेबिया का काफी दिनों से, करीब अभी आप अगर मानेंगे 2026 2016 से लेके लगातार वो डिमांड करते जा रहे हैं। चंद एक डिमांड है उनसे। और डिमांड में एक था कि न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए उनको सपोर्ट चाहिए। और उन्होंने यहां तक भी कह डाला था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो हम बम बनाएंगे, अगर नहीं बना पाएंगे चाहे हम ABCD देश से लेंगे। मतलब पाकिस्तान से ऑलरेडी है उनके पास, मेरे खबर के मुताबिक। फोटो नहीं है, एविडेंस नहीं है, मेरा रिसर्च के मुताबिक उनके पास साधन है जिसको वो मेट कर सकते हैं। कम से कम समय में डिलीवरी सिस्टम उनके पास है, उसको इस्तेमाल करके यूज किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने एक और चुनौती दिया है अमेरिका को कि आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारे पास मजबूरन कोई रास्ता नहीं होगा बल्कि चाइना और रशिया के पास जाने का।
अमेरिका नहीं चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल, ये मैं तो दिल से अंदर से मैं काफी अप्रिशिएट कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप को सब बेवकूफ बोल के गाली दे रहे हैं। पहली बार मेरे विचार के मुताबिक ये स्ट्रेटेजिक मूव किया है, और स्ट्रेटेजिक मूव ना होने वाला केस को उन्होंने कराया है। इससे क्या होता है कि रीजनल बैलेंस और जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो वातावरण है, इसमें बहुत परिवर्तन होने जा रहा है। रीजनल पावर बैलेंस में क्या होगा कि उन्होंने एक क्लॉज को एक्टिवेट किया है, वो क्लॉज है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, जितने भी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का डील होता है, ये बोलते हैं 123 का जो एग्रीमेंट होता है, जैसे इंडिया के साथ हुआ था, आपका यूएई के साथ 2009 को हुआ था। लेकिन यूएई के साथ उन्होंने एक अंडरटेकिंग दिए थे कि एनरिचमेंट उतना ही करेंगे जितना एनर्जी के लिए चाहिए, हथियार के लिए नहीं करेंगे किसी भी हालत में। हथियार के लिए आपको चाहिए 60% से ऊपर, और जब तक 90% के आसपास नहीं बनेगा आपका हथियार इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने पहले से अंडरटेकिंग ले लिए हैं। तो ये जो डील हुआ है, इसमें एक क्लॉज उन्होंने एक्टिवेट किया है कि जो ऑब्ट्रूसिव, जो इंट्रूसिव इंस्पेक्शन का जो एक परमिशन दिया जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, वो वाला जो परमिशन है उनको नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब चोरी छुपा के वो कुछ भी करते रहे, ये यहीं पे एक जबरदस्त आ जाता है। इससे क्या होगा, इजराइल नाखुश रहेगा, ईरान को मोटिवेशन मिल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं ईरान के पास है न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब उसके 8 कंपोनेंट पे, कम से कम 3 कंपोनेंट, उसका एक डिलीवरी सिस्टम होता है, उसका एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, और उसका जो वॉरहेड होता है, वॉरहेड भी जो होता है वो मेटेड करके नहीं रखते हैं, डीमेटेड होता है, अलग अलग रखा जाता है। और जो डिलीवरी सिस्टम है, आप 10 से लेके आप 200 किलोमीटर तक हो सकता है। और ईरान काफी छोटा मोटा देश नहीं है, उसका है 2300 किलोमीटर नॉर्थ साउथ लंबाई, चौड़ाई है कम से कम 1800 से 2200 किलोमीटर है, पहाड़ी इलाका भरा हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान को बॉर्डर जो है थोड़ा सा प्लेन इलाका आता है उधर, ठीक है ना। सो ये आप अगर देखेंगे, ये जो 3 चीजें आपको बताया, मेरे अंदाज से मैं गलत कह सकता हूं, लेकिन मेरा रिसर्च कह रहा है कि ईरान बेवकूफ नहीं है। जब तक उनका प्रीवियस सुप्रीम कमांडर थे, उन्होंने फतवा जारी किया था कि ईरान कभी नहीं रखेगा। उन्होंने एक हुक्म दिया था कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब इजाजत नहीं है, हमारा धर्म अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन उनका डेथ होने के बाद 28 फरवरी के बाद, ये आप देख रहे हैं 4-5 महीने के बाद, आप देखो इनका 60% नहीं 87.7% एनरिचमेंट हो गया था, ये मेरा रिसर्च कह रहा है। और लिटिल बॉय को ड्रॉप किया गया था आपका कब, 1945 में हिरोशिमा के ऊपर, उसका कितना था एनरिच परसेंट, उसका था 86.6%। गूगल करके देखिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। नहीं सर, 19-20 का अंतर हो सकता है, 1.01 ऐसे हो सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम उस मात्रा का है जिससे वो बॉम्ब बना सकते हैं। ओके, नंबर 2, मैं कह रहा हूं बॉम्ब है, तो बॉम्ब है तो कैसे आपके पास मेरे पास सबूत नहीं है, मैं सिर्फ बिंदुओं को ज्वाइन कर रहा हूं। एक बॉम्ब इतना एनरिच्ड परसेंटेज होने के बाद, उस सेंट्रीफ्यूग होने के बाद 7 से 21 दिन के अंदर एक बॉम्ब बन सकता है। ज्यादा टाइम अगर बिताएंगे आप अगर हिसाब प्लस माइनस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका 1-1.5 महीने के अंदर बॉम्ब बन सकता है। यही रिपोर्ट को न्यूयॉर्क टाइम्स 2002, 2006, 2012 लगातार, और भी काफी सारे वेस्टर्न मीडिया प्लेटफॉर्म से बार बार रिपोर्ट करते गए। उस समय शायद मेरे विचार के में उस समय नहीं था, ये बनाए होंगे अभी इसी समय, क्योंकि उनका प्रीवियस रेजिम जो इंचार्ज थे सुप्रीम लीडर, उन्होंने उनको इजाजत नहीं दिया था। सो मेरे विचार के मुताबिक ये ऑलरेडी बन चुका है। ये अलग अलग रखे हैं, जो 3 अलग अलग चीजें बताया। डिलीवरी मैकेनिज्म में उनके पास क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी हैं, उसमें वो लोड करके अच्छे आराम से फायर कर सकते हैं। इशू वो नहीं है, इशू जो है वो बड़ा एक अनोखा किस्म का इशू है। इशू ये है कि मिडिल ईस्ट में अगर सऊदी अरेबिया को ये अपने गोद में नहीं लेंगे, तो ये इनका ऑलरेडी चाइना और रशिया के साथ बातचीत हो चुकी है। सऊदी अरेबिया का हाँ जी, इसी से एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर सेफगार्ड्स पे भी सवाल उठते हैं और ईरान को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो मिलिट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है,
उसके बीच में लीगल और जो टेक्निकल सेफगार्ड्स होंगे वो कितने मजबूत होंगे, साथ ही आईएईए का जो रोल है वो कितना क्रिटिकल होगा, और ट्रांसपेरेंसी और इंस्पेक्शंस पे बात करें तो ट्रस्ट बिल्कुल, कैसे बहुत मजबूत कर बहुत बहुत पाएंगे। अच्छा सवाल किया आपने। ये जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है, दिस इज ओनली फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। यूरेनियम जो है, यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम आपको 238 उसका आइसोटोप होता है 230। तो व्हाट इज 238? 238 जैसे कि कोई लकड़ होता है, लकड़ गीला लकड़ होता है ना, चाहे कितने भी माचिस से जलाओ, आप जलाते जाओगे और जलता नहीं, जलेगा, सुलगते रहता है। ठीक है ना। तो उसको एनरिच करना पड़ता है, 235 तक लाना पड़ता है, एक प्रोसेस है उसको एनरिच करने का। तो एनरिच करते हैं तो 5%, 3 से 5% या 5 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, 6 मान लो, इतना परसेंटेज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, पावर जनरेट होता है। दिस इज मोर देन इनफ। उसके अलावा एक और परमिशन दिया जाता है, वो मेडिकल साइंस के लिए रिसर्च किया जाता है, जैसे केमियोथेरेपी बोलते हैं कैंसर पेशेंट के लिए। तो उसमें भी आपको ये जरूरत होता है, वो करीब 20% का एनरिचमेंट अलाउड होता है। इसके अलावा 20% से ज्यादा आपको एनरिच्ड यूरेनियम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एटॉमिक, ये है आपका एक वॉचडॉग, ग्लोबल वॉचडॉग है, ग्लोबल वॉचडॉग को अगर आप परमिशन नहीं देंगे इसको निगरानी के नीचे रखने के लिए, तब तो वो जब मर्जी वो तब कर लेंगे। 60% तो ऐसे ही वो खींच के ले जाएंगे 1 महीने के अंदर, 2 महीने वो बॉम्ब भी बना लेंगे, ठीक है नहीं। सो ये एक आर्म्स रेस को ये एक शुरू किया है, जिससे क्या होगा, अभी यूएई उसका अपोज करेगा। इजराइल ऑलरेडी नाराज बैठा हुआ है कि भाई उसको देके आप तो बैलेंस ऑफ पावर को बदल डाले पूरा एकदम, ठीक है ना। वो चाहे कुछ भी कारण हो, उनके लिए कारण और कुछ हो सकता है। और सऊदी अरेबिया कह रहा है कि भाई ईरान अगर जिस दिन डिक्लेयर करेगा उसके पास हथियार है या कोई सबूत बहाना लेके आता है, तो उस दिन वो अपना न्यूक्लियर हथियार को किसी भी जी तरह, अगर यूएस नहीं देता है तो कहीं ना कहीं से वो निकाल के रखेंगे इस्तेमाल करने के लिए। तो ये ऐसा जब जी सिचुएशन हो जाता है, ये बड़ा एक खतरनाक एक परिस्थिति हो जाता है। और ये बिल्कुल सर। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बरखिलाफ है ये जो यूएस का मूव जी है। सर। ऐसा मूव को कांग्रेस के पास एक पावर है, 2/3 मेजोरिटी, उसको विथहोल्ड करने के लिए, रोकने के लिए, अगर 2/3 मेजोरिटी होगा कांग्रेस में तब इसको रोका जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई रोकने वाला है। उनका आज ही जी जो डिफेंस बजट है 1.5 ट्रिलियन, इतना बहुत मात्रा, ऑलमोस्ट यस डबल सर। द, ठीक है, आज ही बिल्कुल पास हुआ उनका कांग्रेस में, बिल्कुल सर, मैंने देखा जी। रोकने वाला नहीं है। तो मेरे विचार के मुताबिक ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों? आपका सवाल नेक्स्ट आना चाहिए। ये सर मैं अमेरिका ने, आपसे एक सवाल पूछती हूँ, नेक्स्ट आप सवाल है, ईरान और इजराइल अगर पूरे वेस्ट एशिया में देखते हैं तो एक है अमेरिका का कट्टर दुश्मन और एक है कट्टर दोस्त। तो दोनों की इक्वेशन पे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले ईरान ईरान इस एग्रीमेंट को अपनी सिक्योरिटी कैलकुलेशंस के खिलाफ देखेगा? क्या इससे ईरान और सऊदी की राइवलरी है, क्या उसके एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी? और अगर इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल की जो लॉन्ग स्टैंडिंग सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो इस डील को कैसे देखी? क्या उनके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या फिर जो अमेरिका है दोनों इस इन रीजनल पावर्स को के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को साइमल्टेनियसली बैलेंस कर पाएगा? देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है, मेरे को 55 पे निकलना है ताकि जी सर। अगला प्रोग्राम के लिए मैं जा सकता हूँ। नंबर 1, मिडिल ईस्ट का जी डायनेमिक्स आज के दिन में, जियोपॉलिटिक या मिडिल ईस्ट ऑर्डर क्या है? मिडिल ईस्ट का ऑर्डर ये है कि इजराइल अभी आइसोलेट हो चुका है। किसके साथ? अमेरिका के साथ, मिडिल ईस्ट में काफी कंट्रीज के साथ। कोई उनको कोई पसंद नहीं कर रहा है। इजराइल के अंदर नेतान्याहू का रेटिंग काफी कम हो गया, उनका इलेक्शन अभी अक्टूबर में होने जा रहा है। ओके। नंबर 2 क्या था? जब तक ये 40 दिन की लड़ाई नहीं हुई थी तब तक पूरा मिडिल ईस्ट में इजराइल अपना डोमिनेंस को एक्सप्लॉइट कर रहा था कि इजराइल इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री और वो जहां पे तलवार चाहेगा उधर वो घुमा सकता है। लेकिन ये 40 दिन की लड़ाई के बाद एक ऐसा देश उभर के आया है जिसको सब दुश्मन, इजराइल का एग्जिस्टेंशियल जस्टिफिकेशन है ईरान, ईरान एज ए टेररिस्ट है। जब ईरान मजबूत उभर के आया है तो उससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर अभी जो है काफी काफी मैं कह रहा हूं नाजुक हो गया है। नाजुक का मतलब यह है कि जो इजराइल एक्सटेंडेड इजराइल बनाना चाह रहा था और ईरान को एक दुश्मन और कमजोर देश की तरफ देख रहे थे सब, अभी वो काफी मजबूत देश निकला है। अभी 2 पावर हो जाएंगे, एक है ईरान, दूसरा है इजराइल। लेकिन ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो अमेरिका जो कार्ड खेला है, इसको स्ट्रेटेजिक मूव बोलते हैं। अभी 3 प्लेयर हो जाएंगे मिडिल ईस्ट में, आपके 3 रीजनल पावर
हो जाएंगे जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होने का अंदेशा हो सकता है या हो सकता है, जिसके वजह से ये तीनों का जो डायनेमिक्स है एक दूसरे को खींचेंगे। अभी एक सवाल आपने पूछा है, इसके आगे मतलब सवाल का एंटिसिपेटेड कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने जा रहा है। इससे क्या होगा, आइदर आपका लड़ाई खिंचती जाएगी या बैलेंस ऑफ पावर ये तीन अलग अलग पोल्स में है, या आपका जो पिवट में जब शिफ्ट होता है तो उसमें तीनों की लीनिंग बन जाएंगे, यानी कि सेंट्रल पोल हो जाएगा पर्शियन गल्फ के उस तरफ। जो जीसीसी कंट्रीज है वो होगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सबको अपना जितने 6 मेंबर्स हैं जीसीसी, चाहे आप बहरीन की बात करिए, कतार की बात करिए, आप इसका ओमान की बात करो या यूएई की बात करते हैं या कुवैत की बात करते हैं, ये सबको अपना पूल में या अपना पोल के नीचे अपना इन्फ्लुएंस के नीचे रखने की कोशिश करेगा। ये है स्ट्रेटेजिक मूव। ईरान को आइसोलेट किया जा सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल है। न्यूक्लियर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी छूटेगा नहीं, तो उसका जो उत्तर है, आंसर है, वो दूसरे किस्म की ऑल्टरनेटिव हो रहा है। एक किरकुक एक जगह है इराक में, किरकुक से लेके एक जगह का नाम है बनियास, ये सीरिया के जो कोस्ट लाइन है मेडिटेरियन के साथ, इसका पाइपलाइन 1952 को बना था और ये इराक ईरान वॉर के टाइम में बहुत गोलाबारी हुई थी। 2003 को भी काफी डिस्ट्रक्शन, इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उसको इरेलेवेंट बनाने के लिए, रिडंडेंट बनाने के लिए ऑल्टरनेट जो पाइपलाइन है वो उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दूसरे अलाइनमेंट से वो तेल को निकाल सकते हैं। 3000 बैरल ऑयल इससे जा सकता है। इसी तरह सऊदी अरेबिया एक कर रखा यानबू पोर्ट जो रेड सी की तरह खुला है, अभी हुतीस फायर कर रहे हैं। तो ये जो है इसमें बैलेंस ऑफ पावर और स्टेबिलिटी को लाने की ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरे विचार के मुताबिक ये काफी, इससे क्या होगा और जो कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉम्प्लिकेशन है ये और बढ़ जाएगा और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब अभी नहीं है तो ये बनाने के लिए जरूर ये कोशिश करेगा क्योंकि ये बहुत नजदीक पहुंचा हुआ है। यहीं पे खत्म करते हैं अगर आपकी इजाजत। बिल्कुल सर, हालांकि मैं भारत को लेकर सवाल पूछना चाहती थी लेकिन समय की पाबंदी है, तो सर मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी और मैं यहीं पे इस पूरी चर्चा को विराम देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में हर एक एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ कागज पे लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कभी कभी वो एनर्जी सिक्योरिटी का रोड मैप होता है, कभी एनर्जी या फिर हम स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का सिग्नल भी मान सकते हैं, और कभी बदलते हुए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर का अनाउंसमेंट। अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में ये जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ये भी उसी का सिर्फ मतलब एक रिएक्टर की कहानी नहीं मान सकते, ये ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और रीजनल स्टेबिलिटी की कहानी। और भारत के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि जितना इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्ट्रेंथ है उतना ही इंपॉर्टेंट एनर्जी पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी भी है। और आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरेबिया की न्यूक्लियर डील नहीं है, अब सवाल ये है कि क्या वेस्ट एशिया जो है वो एक नए स्ट्रेटेजिक एरा में एंटर कर रहा है जहां ऑयल के साथ साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी रीजनल इन्फ्लुएंस का नया जो आधार है वो बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।